हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का कथानक। इसमें हम गबन उपन्यास के सार को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गबन प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यासों में से एक है। महाशय दीनदयाल की जलापा इकलौती बेटी है। उसका बचपन मैके में लाड प्यार में बीता है। उसके पिता गुड़िया खिलौनों की बजाय कभी प्रयाग जाते तो कोई ना कोई आभूषण ले आया करते थे। माता मानकी को भी गहनों से लगाव था, अतः जालपा को गहनों के प्रति प्रेम आकर्षण विरासत में ही मिला है। मुंशी दयानाथ कचहरी में नौकर है, जिनका बड़ा बेटा रामनाथ है, जो 2 महीने कॉलेज जाकर पढ़ाई छोड़ बैठा है। उसी के साथ जालपा की शादी तय होती है। शादी के वक्त मुंशी दयानाथ चढ़ावे में भेजने के लिए गहने बनवाते हैं। उसकी कीमत उधार रखते हैं। चढ़ावे में आए गहनों के बीच चंद्रहार ना पाकर जालपा बहुत दुखी हो जाती है। सारे गहने जैसे उसे क्षुद्र लगने लगते हैं। वह उदास हो जाती है। जब उधार चुकता नहीं कर पाते तो सराफ को गहने लौटाने का वादा करना पड़ता है। नई बहू से उसके गहने वापस भी नहीं मांगे जा सकते, इसलिए रामनाथ गहनों की चोरी का एक नाटक रचता है और खुद ही जालपा के गहने उठाकर सराफ को दे आता है। लेकिन जालपा को यह बताया जाता है कि गहने चोरी हो गए हैं। जालपा को बहुत उदासी होती है। जब जालपा की इच्छाएं पूरी करने के लिए रामनाथ को नौकरी ढूंढना आवश्यक हो जाता है, तब म्यूनिसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क रमेश बाबू की पहचान से रामनाथ 30 रुपये माहवार की नौकरी पाता है, परंतु पत्नी की नज़रों में बने रहने के लिए वेतन बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। अपने पिता दयानाथ की सख्ता हालत होते हुए भी जालपा से यही कहता है कि उसके नाम पर बैंक में हज़ारों रुपए जमा है। जालपा भी अपने ससुराल और पति की आर्थिक स्थिति संपन्न है, यही भ्रम में रहती है। गहने ना होने की वजह से जालपा कहीं बाहर आना जाना छोड़ देती है। रामनाथ उसे नए गहने बनवाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन 30 रुपये माहवार की नौकरी में वह करे तो क्या करे, अतः गहने फिर से उधार ही लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच जालपा और रामनाथ की पहचान हाईकोर्ट के वकील पंडित इंदु भूषण और उनकी पत्नी रत्न से होती है। उनके अमीरी तौर तरीके रमानाथ और जालपा को और महंगी खरीदारी करने के लिए उद्युक्त करते हैं। जालपा भी अब नए आभूषण पहनकर मोहल्ले की स्त्रियों के साथ आए दिन सैर सपाटे के लिए निकलती है। रमानाथ भी उसे खर्चे के लिए पैसे देने से नहीं कतराता। अब सब खर्चों का परिणाम यह होता है कि रामनाथ के सिर पर उधार और कर्ज का बोझा बढ़ जाता है, जिससे गला छुड़ाने के लिए उसे नौकरी में गबन करना पड़ता है। पुलिस के डर से वह घर छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। रेल के सफ़र में उसका परिचय देवी दीन से होता है, जो उसे टिकट के पैसे बड़े विश्वास से देता है। देवी दीन, जो पहले डाकिया था, कलकत्ते में शाक भाजी की दुकान है। बाद में रमानाथ उसी के पास ठहरता है। देवी दीन और उसकी पत्नी जग्गो उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। रमानाथ उनके घर कई महीने रहता है, पर एक दिन पुलिस की हाथों में आ जाता है। उस वक्त वह बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने किए हुए गबन के कारण पुलिस उसकी तलाश में थी और अब उसी गुनाह के लिए वह पकड़ा गया है। असलियत यह होती है कि रमानाथ के नाम पर किसी गबन का केस दर्ज ही नहीं होता। रमानाथ के घर से निकलते ही उसके पीछे जालपा गहने बेचकर पैसे ऑफिस में जमा करा देती है, किंतु लज्जावश रमानाथ घर से कोई संपर्क नहीं रखता और अपने बेगुनाही से अनजान ही रहता है। पुलिस उसके इस अज्ञान का फ़ायदा उठाकर उसे एक डकैती के केस में झूठी गवाही देने के लिए सरकारी गवाह बना देती है। केस खत्म होने तक
उसे एक बंगले में पुलिस की हिरासत में ही रखा जाता है। जालपा रामनाथ को खोजती हुई कलकत्ते आती है। अपनी सहेली रतन से पता चलने पर जालपा रमानाथ को ढूंढ निकालती है। इसके लिए वह रमानाथ के शतरंज खेलने के शौक का बड़ी खूबी से उपयोग करती है। जब उसे रमानाथ की सरकारी गवाह बनने की खबर मिलती है, वह उसे खूब भर्त्सना करती है और उसके नाम पर कोई गबन नहीं है, उसकी जानकारी भी देती है। पुलिस की हिरासत में रहे रमानाथ के संपर्क करना आसान नहीं रहता। इस काम में भी देवी दीन उसकी मदद करती है। जालपा देवी दीन की ही घर में रहती है। देवी दीन जग्गू के साथ उनकी बेटी बनकर रहती है। रमानाथ न्यायालय में पुलिस के खिलाफ जाकर सच्ची गवाही देने का धैर्य नहीं जुटा पाता, अतः उसकी झूठी गवाही पर 14 बेगुनाह व्यक्ति को सज़ा मिलती है, जिसमें एक को तो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। रमानाथ की इस कायरता पर जालपा बहुत क्रोधित होती है और उससे अपने संबंध तोड़ देती है। फांसी की सज़ा हुए दिनेश के घर की जिम्मेदारी वह उठाने लगती है, बहुत कष्ट उठाती है। पुलिस के लिए काम करने वाली जोहरा नाम की वेश्या से जालपा की पूरी जानकारी रमानाथ को मिलती है, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह न्यायाधीश से मिलकर अपनी झूठी गवाही का बयान देता है। पुलिस कर्मियों के गलत हथकंडे भी स्पष्ट हो जाते हैं। मुकदमा फिर से चलता है और न्याय सच्चाई को मिलता है। सभी निरपराधियों को छोड़ दिया जाता है, किंतु झूठी गवाही देने के केस में रमानाथ पर केस होता है। न्यायालय में जालपा की गवाही का विशेष असर होता है और रमानाथ की भी बरी हो जाती है। जोहरा, जो विशेष सहायता रमानाथ और जालपा को करती है, अंत में अपना कुमार्ग छोड़कर उनके साथ हो लेती है। देवी दीन और रमानाथ प्रयाग के समीप जमीन लेकर खेतीबाड़ी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। उनके साथ रमानाथ के माता पिता भी रहते हैं। जालपा की सहेली रतन और जोहरा भी है। रतन की दीर्घ बीमारी से मृत्यु हो जाती है। रतन की बीमारी में जोहरा उसकी खूब सेवा करती है। जोहरा गंगा नदी में एक दुर्घटना में डूबकर मर जाती है। उसकी स्मृति के सहारे जालपा और रमानाथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। गबन उपन्यास पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंडों में विभाजित है। पूर्वार्ध में रमानाथ के घर की पारिवारिक समस्या को चित्रित करके रमानाथ द्वारा दफ्तर में गबन करने तक की कथा का समावेश है। जालपा का आभूषण प्रेम, उसके साथ रमानाथ जालपा की प्रदर्शन भावना, मिथ्या गौरव की प्रवृत्ति, कर्जखोरी, समाज मान्यता के ढकोसले आदि तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का वर्णन इसमें किया गया है। परंतु उत्तरार्ध की शुरुआत रमानाथ के इलाहाबाद से कलकत्ता पहुंचने से होती है। कथा में एक दिलचस्प मोड़ आता है। प्रेमचंद जी रमानाथ की कहानी लिखते लिखते उसका रुख राजनीतिक बन जाता है। क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। यह सब घटना पूर्वार्ध से उत्तरार्ध का जोड़ इतना स्वाभाविक कुशलतापूर्वक बना दिया गया है कि जोड़ का पता ही नहीं चलता। दरअसल बात यह है कि प्रेमचंद जी एक सहृदय कमल के सिपाही रहे। समाज में स्थित चेतना का एहसास प्रेमचंद जी को इतना ज़बरदस्त था कि उनकी साहित्यिक कृतियाँ उस चेतना से संबंधित घटना दखल अंदाज न कर सकी। 20 मार्च 1929 के आसपास ब्रिटिशों द्वारा कईयों की जो धरपकड़ हुई, उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए। क्रांतिकारियों की सरगर्मियां बढ़ी। इन सभी बातों ने प्रेमचंद जी को प्रभावित किया। गबन उपन्यास की कथा वस्तु में दिखाई देने वाले सुंदर जोड़ इसी बेजोड़ बनकर संभवनीय और विश्वसनीय बना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा गबन उपन्यास का कथानक टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।